नमस्कार दोस्तों, स्टडीज मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं सामान्य विज्ञान यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको देख रहे हैं। सामान्य विज्ञान में हम लोग देखेंगे भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के तहत जो है टॉपिक है मात्रक या इकाई। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है और ये लोअर 2019 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है, यह आपको बताना। सीजीएस तो सीजीएस में होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। गास, गैलन, ग्रेड ये नहीं होता है। सीजीएस प्रणाली की निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भौतिक राशियों के मापने के लिए 4 पद्धतियां प्रचलित हैं। सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, एफपीएस में फुट होता है और पाउंड सेकेंड हो जाता है, और एमकेएस में मीटर, किग्रा और सेकेंड हो जाता है। तो सेकेंड का सब में जो समय का सब में सेकेंड ही होता है। एसआई पद्धति, इसमें 7 मूल मात्रक मीटर, किग्रा, सेकेंड, केल्विन, ये तापमान का मात्रक जो केल्विन होता है, एम्पियर, कैंडेला तथा मूल, एवं 2 संपूरक सप्लीमेंट्री मात्रक होते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्रतिबल की एसआई इकाई क्या है? प्रतिबल, स्ट्रेस। तो प्रतिबल होता है फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस जो होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो ये जो होगा ये दाब ही हो जाता है, और दाब का मात्रक होता है पास्कल। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फोर्स अपॉन एरिया ये दाब ही हो जाता है और दाब का मात्रक होता है पास्कल। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, प्रतिबल बराबर फोर्स अपॉन एरिया, बल क्षेत्रफल, इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर तथा बीमी सूत्र इतना होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है? तो ऊष्मा मापी जो कैलोरी मीटर होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों। अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए कैलोरी मीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। समय की एसआई इकाई क्या है? तो समय का सभी में मात्रक जो होता है सेकेंड ही होता है, चाहे सीजीएस हो या एफपीएस हो या एमकेएस हो या एसआई हो। तो समय की एसआई इकाई जो है सेकेंड होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। समय की एसआई इकाई सेकेंड है। एक मानक सेकेंड हुआ है, उसका परिभाषा दिया हुआ है। सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? उपस्थिति का पता लगाने के लिए तो उपस्थिति ये नहीं कि कितना है, इसका नहीं, मात्रक नहीं, मात्रा नहीं, परिमाण नहीं, उपस्थिति केवल आप वहाँ पर प्रेजेंट हैं कि नहीं है, इसका पता जो है आप लगा सकते हैं अमीटर से भी, वोल्ट मीटर से भी और गैल्वेनोमीटर से भी। इन तीनों से लगा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसीलिए यहाँ पर देख रहे हैं स्टार करके आंसर दिया हुआ है। किसी परिपथ सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए अमीटर, गैल्वेनोमीटर तथा वोल्ट मीटर का उपयोग किया जा सकता है। वोल्ट मीटर एक उच्च प्रतिरोध वाला गैल्वेनोमीटर है, जबकि अमीटर एक निम्न प्रतिरोध वाला गैल्वेनोमीटर है।
तो वोल्ट मीटर और अमीटर दोनों गैल्वेनोमीटर ही हैं, लेकिन वोल्ट मीटर में उच्च प्रतिरोध होता है और अमीटर में निम्न प्रतिरोध होता है। यूपी ट्रिपल ने सभी को पूर्ण अंक प्रदान किया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। गतिशील श्यानता की एसआई इकाई क्या है? इकाई है गतिशील श्यानता की। यहाँ पर इस खाली स्पेस छोड़ा हुआ है। गतिशील श्यानता की एसआई इकाई क्या है बताइए। तो गतिशील श्यानता की एसआई इकाई जो है न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर वर्ग है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर वर्ग। श्यानता द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह अपने विभिन्न परतों के बीच होने वाली उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करता है। श्यानता केवल द्रवों एवं गैसों में होती है, ठोस में नहीं होती है। ठोस में नहीं होती है श्यानता। इसका मात्रक पास्कल सेकेंड है श्यानता का, जबकि गतिशील श्यानता का मात्रक न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर होता है। श्यानता का मात्रक जो होता है पास्कल सेकेंड होता है, जबकि गतिशील श्यानता का मात्रक न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या है? तो विद्युत का एसआई यूनिट जो होता है एम्पियर होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। एम्पियर, जबकि कूलाम विद्युत आवेश प्रति सेकेंड प्रवाहित होता है। जब एक कूलाम विद्युत, तो उसे 1 एम्पियर कहा जाता है। शक्ति का मात्रक होता है वाट, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। तो I बराबर Q/T होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। दबाव का एसआई यूनिट क्या है बताइए। दबाव का एसआई यूनिट पास्कल होता है, अर्थात दाब का एसआई यूनिट जो होता है पास्कल होता है। दाब बराबर लंबवत बल बटा पृथ्वी क्षेत्र एसआई प्रति में दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पास्कल इकाई है किसका इकाई है? दाब की। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। आयतन की एसआई इकाई क्या है? आयतन की एसआई इकाई जो है घन मीटर होगा। आयतन की एसआई इकाई घन मीटर होती है। सभी पदार्थ स्थान घेरते हैं। घेरे गए स्थान की मात्रा की माप को क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। रेडियोधर्मिता नापी जाती है, किससे नापी जाती है बताइए। तो रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविटी नापी जाती है गीगर मूलर काउंटर से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। गीगर मूलर काउंटर एक यंत्र है जो रेडियोधर्मिता को मापता है, ठीक है ना। बैरोमीटर क्या करता है? वायुमंडल के दबाव को मापता है। कैलोरीमीटर क्या करता है? का उपयोग रासायनिक अभिक्रियाओं या भौतिक परिवर्तनों में ऊष्मा मापने या ऊष्मा धारिता मापने के लिए किया जाता है। पोलरीमीटर का किस रूप में प्रयोग किया जाता है? रोटेशन के कोण को मापने के लिए किया जाता है। पोलरीमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग रोटेशन के कोण को मापने के लिए किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं।
जो कि दृष्टिगत रूप से सक्रिय पदार्थ के माध्यम से ध्रुवीकृत प्रकाश से गुजरता है। 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है बताइए। 1 वोल्ट जो है कितने के बराबर होता है, तो जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के 2 बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उन 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। अतः 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है? सुपरसोनिक स्पीड। सुपरसोनिक स्पीड का जो है मापांकन किस इकाई से होता है, तो ये होता है मैक से। पराध्वनिक गति की माप मैक या मैक नंबर की सहायता से की जाती है। यह वास्तव में किसी तीव्र गति से चलने वाले वायुयानों जैसे लड़ाकू विमान की गति की तुलना ध्वनि की चाल से करने वाला एक अनुपात है। जैसे यदि किसी वायुयान की चाल ध्वनि की चाल के बराबर है तो इसकी गति 1 मैक मानी जाती है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट जो है, भूकंप की तीव्रता का मापक रिक्टर है, और समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई क्या होती है? नाट होती है, नाट। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या है? तो सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट जो है मैक है। चलिए आगे चलते हैं। वह कौन सी भौतिक राशि है जिसका आयाम जो है बीमा जो है mL²T⁻² होता है? तो ये होता है किया गया कार्य। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जैसे कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। और बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। गुणे विस्थापन है ही। तो अब देखिए इसका यम हो जाएगा और त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और इसका हो जाएगा मीटर। तो ये सब मिला के हो जाएगा एम, यहाँ पर हो जाएगा यम L²T⁻²। ऐसे इसको निकालते हैं। तो कौन सी भौतिक मात्रक है जिसका आयाम mL²T⁻² है? चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो वही निकाल करके बताया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यांत्रिकी में सभी भौतिक राशियों की विमाओं mLT के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? बताइए। सागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसमें फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फेदोमीटर यूडियोमीटर से गैसों के बीच रासायनिक अभिक्रियाओं में मात्रा परिवर्तन को मापा जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? प्रतिरोध को बताइए। तो प्रतिरोध को मापने के लिए प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो ओम मीटर का प्रयोग किया जाएगा।
ऑप्शन ए करेक्ट होगा। भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए निम्न किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, बताइए। रिकॉर्ड करने के लिए होता है भूकंप का सिस्मोग्राफ, और तीव्रता नापने के लिए रिक्टर। रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता या परिमाण को मापने का एक पैमाना है। यह एक लघुगणकीय स्केल है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, बताइए दोस्तों, फटाफट बताइए। विद्युत वाहक बल ईएमएफ नाम सुने होंगे। ईएमएफ फोर्स को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो ईएमएफ को नापने के लिए पोटेंशियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। इस उपकरण के द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना की जा सकती है। दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना की सकती है तथा सेल के आंतरिक प्रतिरोध का भी मापन किया जा सकता है। तथा सेल के आंतरिक प्रतिरोध का भी मापन किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। बार किसकी इकाई है, बताइए। तो बार जो है वायुमंडलीय दाब की इकाई है। आगे चलते हैं। एक बार बराबर 10⁵ पास्कल होता है। बार वायुमंडलीय दाब का गैर एसआई मात्रक, ये सीजीएस वाला है, जो 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है। इसे एसआई मात्रक के रूप में पास्कल के द्वारा परिभाषित किया जाता है। एसआई पास्कल है और सीजीएस में जो है बार है। तो एक बार बराबर 10⁵ पास्कल। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। न्यूटन किसकी इकाई है, तो न्यूटन जो है बल की इकाई है, आप सभी जानते हैं। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन। चुंबकीय प्रेरण की अंग्रेजी होती है मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक जो होता है टेस्ला होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं, इसको देख लीजिएगा। डायोप्टर लेंस की प्रकाशीय शक्ति का मात्रक है, अन्य से भिन्न है, बताइए। तो ये देखिए, कार्य, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ये तीनों जो हैं कैसे हैं, अदिश राशियां हैं, जबकि बल जो है एक सदिश राशि है। तो इस प्रकार से बल जो है इन तीनों से भिन्न है और वही आपको क्या होगा, आंसर होगा। भौतिक राशियों को समांतर दो भागों में विभक्त करते हैं। प्रथम अदिश राशि, द्वितीय सदिश राशि। ठीक है ना, बस।
आप जानते हैं क्या होता है। चलिए, निम्न कौन सी अदिश राशि है, बताइए। अदिश राशि कौन है जिसके लिए दिशा की जरूरत नहीं है? तो कार्य जो है अदिश राशि है। कार्य जो है अदिश राशि है। कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या है, बताइए। कार्य तथा ऊर्जा दोनों की इकाई जो है जूल होती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है, बताइए। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो ये भी जूल होती है। आर्द्रता किससे मापी जाती है? आर्द्रता किससे मापी जाती है, बताइए। तो आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। और हाइड्रोमीटर से क्या होता है? घनत्व तो नापा जाता है। ये दोनों कंफ्यूज करते हैं, हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हवा में आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है और हाइड्रोमीटर द्रव या जल के तुलनात्मक घनत्व को का मापन करने वाला यंत्र है, जबकि हाइड्रोमीटर तुलनात्मक घनत्व का मापन करने वाला यंत्र है। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों। एक हार्स पावर बराबर होता है, कितने के बराबर होता है, बताइए। एक हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट के। कार्य करने की दर सामर्थ्य कहलाती है, अर्थात एक सेकेंड में किए गए कार्य की मात्रा सामर्थ्य होती है। इसका मात्रक जूल प्रति सेकेंड है, जिसे वाट भी कहते हैं। इसका अन्य मात्रक अश्व शक्ति भी होता है, जो कि 746 वाट के बराबर होता है। जो कि 746 वाट के बराबर होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक कौन सा है? शक्ति का मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलेंगे आगे हम लोग। P बराबर W/T जूल प्रति सेकेंड। किसी मशीन अथवा कर्ता के द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। इसे वाट भी कहते हैं। शक्ति का मात्रक वाट भी होता है। इसीलिए आप देखें हैं कि आपके बल्ब जो होते हैं उस पर होता है कि कितना वाट। कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है? किसका मात्रक जो है जूल नहीं है, ये आपको बताना है। तो शक्ति का मात्रक जो वाट होता है, ये सब देखिए, ये तीनों जो ऊर्जा है इनका मात्रक जूल होता है। लेकिन ये सामर्थ्य देख रहे हैं, ये शक्ति है, और शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है, वाट। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है? तो देखिए, 1 वाट सेकेंड जो होता है
1 जूल के बराबर होता है। तो यहाँ पर वाट घंटा दिया है, तो घंटा को जब सेकेंड में बदलेंगे तो ये 60 मिनट होगा, फिर 60 सेकेंड होगा, तो ये हो जाएगा 3600 वाट सेकेंड। और इस वाट सेकेंड को क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। तो 3600 जूल हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, 1 का सौर शक्ति बराबर 746 वाट, 1 वाट सेकेंड बराबर 1 जूल। वाट घंटा कार्य ऊर्जा का मात्रक है। वाट घंटा जो है कार्य या ऊर्जा का मात्रक है। 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल। तो वही घंटा को जब सेकेंड में बदलेंगे तो वाट घंटा हो जाएगा, और 1 वाट घंटा जो है 1 जूल के बराबर होता है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है, बताइए। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक, तो जड़त्व आघूर्ण I बराबर mr² होता है। तो किग्रा मीटर स्क्वायर कहीं दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ तो सब गलत है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर स्टार करके बनाया हुआ है। जड़त्व आघूर्ण I बराबर mr², इसका मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है, जो विकल्प में नहीं है। क्या कह रहा है? माना यम द्रव्यमान की वस्तु r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर गति कर रही है। इस वृत्तीय पथ पर घूर्णन गति के अक्ष के सापेक्ष वस्तु का जड़त्व आघूर्ण का मान वस्तु के द्रव्यमान तथा घूर्णन अक्ष से वस्तु तक की दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होती है। यही कह रहा है। सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है, बताइए कितना होता है? सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 760 मिलीमीटर पारास्तंभ या 76 सेंटीमीटर पारास्तंभ। 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर पारास्तंभ होता है सामान्य वायुमंडल का दाब। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। वायुमंडलीय दाब का अर्थ है किसी भी दिए गए स्थान और समय पर वहाँ की हवा के स्तंभ का भार। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर की सहायता से मापा जाता है। समुद्र तल पर सामान्यतः वायु दाब का मान पारे के 76 सेंटीमीटर या इतने मिलीमीटर के बराबर होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। शरीर द्रव्यमान सूचकांक बॉडी मास इंडेक्स, जिसको BMI कहते हैं, की गणना निम्नलिखित के द्वारा की जाती है, बताइए। बॉडी मास इंडेक्स की गणना जो है, इसमें जो है वजन जो होता है किग्रा में होता है और ऊंचाई मीटर स्क्वायर में ली जाती है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। किसी व्यक्ति के शरीर द्रव्यमान सूचकांक का गणना करने के लिए उस व्यक्ति के वजन किलोग्राम को उसकी ऊंचाई मीटर स्क्वायर से विभाजित कर देते हैं। तो बॉडी मास इंडेक्स में वजन किलोग्राम में और लंबाई जो मीटर स्क्वायर में होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों।
यांत्रिकी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास 2 लीवर का उदाहरण है? तो आप जानते हैं कि लीवर जो है एक मशीन है जो किसी कार्य को करने में हेल्प करती है, और ये भी आप जानते हैं कि लीवर 3 प्रकार के होते हैं। लीवर जो है 3 प्रकार के होते हैं। हम इसको मान ले रहे हैं फर्स्ट, इसको मान ले रहे हैं सेकेंड, और इसको है थर्ड। ठीक है ना? तो FWE एक फार्मूला हम बनाए हैं। तो इसमें क्या होता है कि F जो है इसमें बीच में होता है फलक्रम, यहाँ पर बीच में क्या होता है, वेट होता है, और यहाँ पर क्या होता है, आयास जो E जो होता है बीच में होता है। ठीक है? तो व्हील बैरो जो है, व्हील बैरो आप जानते हैं कि एक ऐसी वो होता है, यहाँ पर घुंडी लगी, गड़ारी लगी रहती है, और आप यहाँ से इसको उठाते हैं। तो यहाँ पर E हो गया, और यहाँ पर हो गया W, और ये हो गया F। तो जिसमें बीच में भार हो जाता है वही क्लास सेकेंड लीवर का उदाहरण है। तो ये है व्हील बैरो, इसी को कहते हैं व्हील बैरो। आप देखें हैं कूड़ा ढोने वाले या और भी जो चीज़ ढोने के लिए होती है, ये व्हील बैरो होती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। व्हील बैरो सरौता कैसे होता है? यहाँ पर जुड़ा होता है, यहाँ पर आप नींबू रख करके नींबू निचोड़ते हैं। तो यहाँ पर आप बल कैसे लगाते हैं बताइए? आपका कार्य यहाँ पर हो रहा है, और ये हो गया फलक्रम हो गया, यहाँ पर हो गया इफर्ट हो गया। तो व्हील बैरो, सरौता, नट क्रैकर आदि द्वितीय श्रेणी के लीवर के उदाहरण हैं। द्वितीय श्रेणी के लीवर वे लीवर होते हैं जिनमें भार मध्य में, ये भार मध्य में, आयास एवं आलंब किनारे किनारे होते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नींबू निचोड़ने की मशीन है किसका? अभी हम लोग देखें, ये भी द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये वही सब लिखा हुआ है, ठीक है ना? अगर देखना हो तो आप वीडियो को पास करके देख लीजिएगा, मैं आपको समझा दिया हूँ। FWE याद रखिए। इसमें होता क्या है कि फर्स्ट श्रेणी के लीवर में F जो बीच में होता है, सेकंड श्रेणी के लीवर में जो वेट जो होता है ये बीच में होता है, और थर्ड श्रेणी के लीवर में आयास जो होता है ये बीच में होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए। तो भार की बात कर रहा है, वेट बराबर W बराबर M/G होता है। तो देखना है कि किसी वस्तु का भार जो है पृथ्वी के केंद्र पर जो है सबसे कम होता है। ऑप्शन डी आपके यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र पर G का मान क्या हो जाता है? सबसे कम होता है। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है? वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न हो सकता है, क्योंकि द्रव्यमान जो है स्थिर रहता है। वस्तु का भार विषुवत रेखा पर न्यूनतम, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार क्या होता है? शून्य होता है। तो न्यूनतम अधिकतम की तो बात ही छोड़ी, यहाँ पर शून्य ही हो गया, जो विषुवत रेखा पर वस्तु के भार की तुलना में कम है।
तो केंद्र पर शून्य होगे तो यही सबसे कम होगा, इसीलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जी का मान न्यूनतम होता है, बताइए कहाँ पर न्यूनतम होगा। जी बराबर कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो जी का मान न्यूनतम कहाँ पर होगा बताइए, ये विषुवत रेखा पर होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। जो मैं आपको बताया हूँ उसी से निकल जाएगा। जी बराबर कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। यदि यम द्रव्यमान का एक प्रोटॉन प्रकाश के वेग से गति कर रहा है तो इसका द्रव्यमान होगा। तो आप जानते हैं कि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यह परिवर्तित रहता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है। डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनमो। चलिए आगे चलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है बताइए। तो ये प्रयोग किया जाता है डायनमो का। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। संचायक सेल, रिचार्जेबल सेल। तो ऑप्शन सी डी करेक्ट होगा आपका यहाँ पर। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, संचायक सेल में। संचायक सेल को रिचार्जेबल सेल भी कहा जाता है। यह सर्वप्रथम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर ऊर्जा का भंडारण करता है तथा उसके पश्चात जब इनका उपयोग किया जाता है तब ये भंडारित रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है, बहता हुआ। जब उसमें गति है तो गतिज ऊर्जा होगी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। गिरता हुआ नारियल, गतिशील कार, वही सब जो गतिशील चीज़ें उसमें गतिज ऊर्जा होगी। गति के कारण निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है बताइए। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में इलेक्ट्रिक मोटर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक में इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है, इसमें डायनामो लगा रहता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए प्रकाश आ गया। प्रकाश के पथ में एक वस्तु आने पर छाया का निर्माण होता है। कैसी वस्तु आती है तो अपारदर्शी ओपेक वस्तु जब आ जाएगी
अपारदर्शी वस्तु जब आ जाएगी तो छाया का निर्माण होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी लाइट माइक्रोस्कोपी में किसके लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है? प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी में किसके लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है, आयल का प्रयोग किया जाता है, बताइए। तो तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति बढ़ाने के लिए। सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति यहाँ पर घटाने दिया है, यहाँ पर बढ़ाने दिया है। सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति बढ़ाने के लिए इसमें आयल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है, बताइए कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण आप सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए और आगे चलते हैं। अधिक होता है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, इसलिए इसे मोटर वाहनों तथा बस चालकों के बगल में पीछे के ट्रैफिक के दृश्यावलोकन के लिए लगाया जाता है, ठीक ना। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है, सीधा होता है एवं वस्तु से छोटे बनते हैं। इसके द्वारा काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। इस प्रकार उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र फील्ड व्यू अधिक होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्राथमिक रंग हैं, बताइए। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? रेड, ब्लू और ग्रीन। तो लाल, नीला और हरा उपयुक्त सभी प्राथमिक रंग है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ये देखिए, ये आरबीजी जो होता है ये होता है प्रकाश के लिए, और पेंट या रंग के लिए प्राथमिक रंग क्या होता है? RBY हो जाता है, ग्रीन हट जाता है वहाँ से। तो याद रखेंगे, ये पीला भी जब रंग या पेंट की बात होगी तो ये रेड ब्लू RBY हो जाता है, ये प्राथमिक रंग हो जाता है। चलिए दिखाते हैं। प्रकाश में 3 मूल या प्राथमिक रंग होते हैं, R, B, G। इनको मिलाने से द्वितीयक रंग का निर्माण होता है। पीला, मैजेंटा और पिकाक। ये प्रकाश की बात कर रहा है, प्रकाश में यहाँ पर ख्याल करिएगा। एक प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग के जोड़े को एक दूसरे का पूरक रंग कहते हैं। सभी प्राथमिक रंगों अथवा द्वितीयक रंगों को सभी प्राथमिक रंगों अथवा सभी द्वितीयक रंगों को मिलाने पर सफ़ेद रंग के प्रकाश की उत्पत्ति होती है। इसके विपरीत चित्रकार के लिए अर्थात पेंटर के लिए लाल, नीला एवं पीला प्राथमिक रंग माना जाता है, ठीक है ना। तो चित्रकार के लिए पीला हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मुख्य रंग कौन कौन से हैं? तो RBG, बताइए। RBG ऑप्शन डी करेक्ट होगा दोस्तों।
ये भी होता है, लेकिन अगर ये उपस्थित है विकल्प में तो इसको नहीं टिक किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निकट दृष्टि दोष संबंधित है, बताइए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? नज़दीक की वस्तु तो स्पष्ट दिखती है, लेकिन दूर की वस्तु का न दिखना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो दोस्तों हम लोग देख रहे थे कि निकट दृष्टि दोष संबंधित है। तो निकट दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तु तो दिखती है, लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखती, दूर की वस्तुओं का न दिखना। ऑप्शन बी करेक्ट था। चलिए हम थोड़ा सा आप लोग को फिगर से समझाते हैं। तो ये हो गया फिगर, और फिगर पर थोड़ा इसको हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति पास रखी वस्तु को देख लेता है, किंतु एक निश्चित दूरी से अधिक दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। इस स्थिति को दूर करने के लिए इस स्थिति में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके आगे बन जाता है। इसके निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में प्रायः नेत्र गोलक के बड़े हो जाने पर या कार्निया अथवा लेंस के अधिक मोटा हो जाने के कारण रेटिना तथा केंद्रित बिंदु के बीच की दूरी बढ़ जाती है। बहुत जब टिपिकल क्वेश्चन बनाएगा तो आपसे ये भी पूछ लेता है, ठीक है ना, ये जो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। निकट दृष्टि दोष में प्रायः नेत्र गोलक के बड़े हो जाने पर या कार्निया अथवा लेंस के अधिक मोटा हो जाने के कारण रेटिना तथा केंद्रित बिंदु के बीच की दूरी बढ़ जाती है। चलिए आइए अब हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से देखिए, ये है निकट दृष्टि दोष। इसमें जो लगता है कि कलर दूसरा ले लेंगे तब अच्छा रहेगा। क्या ले लें बताइए? रेड ले लें? आइए रेड ले लेते हैं। ये हो गया निकट दृष्टि दोष और ये हो गया दूर दृष्टि दोष, ठीक है ना। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि नज़दीक की वस्तु को तो देख पाता है, लेकिन जो दूर से वस्तुएं आती हैं उनका प्रतिबिंब यहीं पर बन जा रहा है, ठीक है ना। जबकि इसको बनना चाहिए यहाँ पर, माने यहाँ पर आना चाहिए, जैसे नॉर्मल विजन में बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे बताइए? इसमें हम लगा देते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस देखिए, अवतल लेंस में यहाँ पर तो बना हुआ है, मैं आपको बताता हूँ करता क्या है कि ये हो गया अवतल लेंस। तो ये जो इधर से किरणें आ रही हैं ना, यहाँ से ऐसे हो जाता है। तो ऐसे होने का मतलब इसके पीछे और मैं आपको एक कारण समझाता हूँ। और ये आपको लगती है कि यहाँ से आ रही हैं, समझ रहे हैं? ये जो है अवतल लेंस जो है स्कैटर कर देता है इधर को, तो आपको लगती है कि, और यहाँ पर ले आकर के इनकी इमेज बना देता है। तो ये यहाँ से आती हुई प्रतीत होने लगती हैं यहाँ से। तो आपको तो निकट दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तुएं तो दिखाई ही दे रही थी, तो नज़दीक की वस्तुएं दिखाई दे रही थी। तो जब अवतल लेंस लगा देंगे तो देखिए ये क्या करेगा कि मान ली कि आपको यहाँ की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं और यहाँ दूर की नहीं दिखाई दे रही हैं। तो जो ऐसे ये रे आ रही हैं, इनको ले आ करके आपको ये लगेगा कि ये यहीं से आ रही है, तो फिर आपको क्या होगा, सही दिखाई देने लगेगा। समझ रहे हैं ना? इसीलिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और इसके विपरीत जो है ये क्या हो जाता है, दूर दृष्टि दोषों में होता है। यहाँ पर जो है इमेज पहले ही बन जाती है, यहाँ पर इमेज क्या होती है, रेटिना के बाद बनती है। और रेटिना के जब बाद बनती है तो क्या होता है, जब हम यहाँ पर ये उत्तल लेंस लगा देंगे, ये हो गया अवतल।
जब उत्तल लेंस लगा देंगे तो ये क्या करता है कि कंप्रेस कर फोकस करता है। दूर दृष्टि में क्या होता है, दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन नज़दीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। तो जो यहाँ से आ रही थी ऐसे, इनको जो है ऐसे फोकस कर देता है, माने इसका काम होता है सेंटर की तरफ और भेजना, ठीक है ना। तो ये रहा। और अंत में जो है इसको याद करने के लिए मैं आपको, बहुत लोग को समझ में नहीं आता है तो उसको एक ट्रिक भी बता देता हूँ। दूना नामक एक ट्रिक है, और दूना में क्या होता है, देखिए दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, दूर दृष्टि दोष और उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष में कैसा, अवतल लेंस, ठीक है ना। ये रहा आपका कंसेप्ट। तो होता ये है कि आपको निकट दृष्टि दोष में उसको नज़दीक की वस्तुएं दिखाई दे रही थी, तो ये ऐसा करिए कि दूर से जो वस्तुएं आ रही थी उसको ऐसा प्रतीत हो कि नज़दीक रखी हों, इसीलिए अवतल लेंस का प्रयोग कर दिया जाता है। चलिए, तो ये सब करेक्ट हो गया, ठीक ना, और अच्छे से बता दी ताकि आगे भी जो प्रश्न आएंगे उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए, इसको बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करिए, क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसे निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है। निकट दृष्टि दोष के रूप में किसको जाना जाता है, मायोपिया को जाना जाता है। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो ये जब तक खुल रहा है तब तक आप अपना काम कर दीजिए सारे। तो निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है मायोपिया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मायोपिया, ठीक है ना। और दूसरी दृष्टि को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। वही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अब निकट दृष्टि दोष में क्या होता है नहीं होता है ये सब मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लिख रहा है, निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, दूरदृष्टि का एक रोगी 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता है। आँख को सामान्य बनाने के लिए आवश्यक लेंस होगा, बताइए लेंस की क्षमता कितनी होगी। चलिए दोस्तों, इसको लगा करके देखना पड़ेगा। इसका उत्तर दे रहा है 200/3 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। आइए देखते हैं। दूर दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके पीछे बनता है। इसे दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। 40 सेंटीमीटर पास की वस्तु को साफ देखने के लिए आवश्यक फोकस दूरी 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v। u का मान 25 सेंटीमीटर रख देंगे और v का मान 40 सेंटीमीटर करके फोकस दूरी आपको देंगे। फोकस दूरी उत्तल लेंस कितनी हो जाएगी, तो यही था इसका। चलिए आगे चलते हैं। उस उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 40, एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई जो है 40 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर फोकस लंबाई के अवतल लेंस के साथ स्पर्श करता है। संयोग पावर क्या होगा, तो इसमें जो फार्मूला होता है P बराबर P1 + P2, तो दोनों का हमको पावर निकालना, और P बराबर क्या होता है 1/f होता है। तो फोकस दूरी दिया हुआ है तो देखना पड़ेगा। हाँ, उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है पॉजिटिव में होती है और अवतल लेंस की नेगेटिव में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से निकालेंगे P बराबर 100/, तो जो मैं आपको बताया था P बराबर 1/f बता रहा था,
तो यहाँ पर 1 मीटर में रहता है, लेकिन ये सेंटीमीटर या सेंटीमीटर में है, तो ये मीटर को जब सेंटीमीटर बदलेंगे तो इसीलिए 100 हो गया ही। तो यहाँ से 2.5 डायोप्टर उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से देखिए, उसी तरह से आप 25 रख दीजिए, तो -4। अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक इसलिए होती है, जानते हैं ना, क्योंकि इमेज भी उधर ही बनाता है जिधर से वस्तु आती है। जैसे इधर से आती है, लेकिन ये इमेज भी यहीं पे बना देता है। तो इधर से वस्तु भी आ रही, तो इधर अगर इमेज बन जाए तो ये ऋणात्मक होगा। इमेज इधर बननी चाहिए, पॉजिटिव दिशा में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये देखिए, दोनों को ऐड कर देंगे आप तो -1.5 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका ये वाला आंसर हो जाए पहला, -1.5 डायोप्टर। एक वस्तु को फोकस लंबाई 20 सेंटीमीटर को उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है। लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है। बनने वाले छवि की स्थिति क्या होगी? तो इसमें जो फार्मूला लगता है 1/f बराबर 1/v - 1/u, इससे आप निकालेंगे तो वस्तु की स्थिति क्या आएगी? 60 सेंटीमीटर आएगी। चलिए आइए दिखाते हैं। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया है और वस्तु की स्थिति जो है -30 सेंटीमीटर है। जैसा ऐसे दिया हुआ था, कह रहा था कि उत्तल लेंस था और यहाँ पर वस्तु जो है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो ये वस्तु जो है, ये अगर इधर वस्तु है तो ये 30 सेंटीमीटर माइनस हो गया। यहाँ से इधर की दूरी को माइनस में नापते हैं। तो प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा था, तो 1/f और v और माइनस और इसको रख दीजिए, तो ये सब निकल के आ जाएगा v बराबर 60 सेंटीमीटर। तो अर्थात इधर जो है 60 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बनेगा? v हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये इस पर चलता है। देखिए ये क्या होता है? ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये माइनस होता है, माइनस, फिर ऊपर प्लस, नीचे माइनस, इस तरह से चलता है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दर्पण से कितनी दूर पर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई पड़ता है। यह कौन सा दर्पण हो सकता है बताइए? मिरर। मिरर और लेंस जो है दोनों अलग अलग हैं। लेंस जो ट्रांसपेरेंट होता है, अर्थात प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकता है, जबकि मिरर जो होता है, दर्पण जो होता है, दर्पण ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता, एक तरफ इसकी कलरिंग की गई होती है। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दर्पण से कितनी दूरी पर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई पड़ता है। या कौन सा हो सकता है? या तो समतल दर्पण होगा या उत्तल दर्पण होगा। इसमें हमेशा जो है इमेज जो है कैसी बनती है? सीधा बनती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा वस्तु के बराबर दिखाई देता है समतल दर्पण में, तथा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा वस्तु से छोटा बनता है। लेकिन बनता कैसा है? सीधा ही बनता है। वही कह रहा था, प्रश्न में कह रहा था कि देखिए यहाँ पर भी सीधा और यहाँ पर सीधा। तो यहाँ इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दर्पण से कितनी दूरी पर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई पड़ता है। किसमें? समतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में।
रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? तो मैं एक इसका ट्रिक बनाता हूँ। सर का मतलब क्या होगा बताइए? यस से स्मॉल हो जाएगा और आई से क्या होगा बताइए? और आर से तो रियल होता है और आर से इनवर्स होता है, आई से इनवर्स होता है। तो छोटा, उल्टा और सीधा आभास वास्तविक, छोटा, उल्टा और वास्तविक होता है। तो जो वस्तु रेटिना पर आपका प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा होता है? वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना दृष्टिपटल कहते हैं। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक, रियल, उल्टा, इनवर्स तथा छोटा, स्मॉल बनता है। तो उल्टा बनता है और हम अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से इसको सीधा समझते हैं। चलिए, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होगी बताइए? तो न्यूनतम ऊंचाई जो है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, जैसे एक समतल दर्पण है और आपकी लंबाई ये है, ये आप हैं, तो कितनी ऊंचाई का, और मान लीजिए कि यच है, तो कितनी ऊंचाई का ये दर्पण ले, समतल दर्पण, कि आपको आपकी पूरी इमेज दिखाई दे, तो ये h/2 होनी चाहिए। वही कह रहा, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आपको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई उस व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। दंत विशेषज्ञ का शीशा होता है बताइए? दंत विशेषज्ञ का शीशा कैसा होता है? ये कॉनकेव होता है। दंत विशेषज्ञ का शीशा कैसा होता है? कॉनकेव होता है। नतोदर शीशा होता है, नतोदर। दंत विशेषज्ञ का शीशा नतोदर शीशा कॉनकेव मिरर होता है। उनके द्वारा नतोदर शीशा का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि एक छोटी रेंज में वे अच्छी छवि उत्पन्न करते हैं। क्योंकि वे छोटी रेंज में अच्छी छवि उत्पन्न करते हैं। आगे क्या कह रहा है? पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बताइए। उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो छवि बनेगी
वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी परंतु उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जब उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को ढक दिया जाएगा तो वस्तु से आने वाली किरणें लेंस के आधे भाग से परावर्तित होती हैं और वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होती है। ठीक है ना, वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होती है लेकिन तीव्रता क्या होती है, कम हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई पड़ता है? स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई पड़ता है, बताइए जल्दी जल्दी दोस्तों। तो प्रकाश का बिखरना, अपवर्तन, परावर्तन और विवर्तन नहीं, प्रकाश का बिखरना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित कणों द्वारा विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित बिखराव हो जाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग कहते हैं। जिस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कम होती है उस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक, जिस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है उस रंग के प्रकाश के प्रकीर्णन कम होता है। सूर्य के प्रकाश में बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होने के कारण इसका प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, जिससे आकाश नीला दिखाई देता है। यही कारण है कि समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, क्योंकि पानी द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है तो अब आपको यहाँ पे ये देखना होगा दोस्तों कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। तो हम लोग देखेंगे, तो इसमें दोस्तों हम लोग तो दोस्तों हम लोग ये देखेंगे, जो प्रिज्म वाला कंसेप्ट आप जानते हैं, प्रिज्म से जब एक वाइट प्रकाश को गुजारते हैं यहाँ पर तो ये ऐसे आके यहाँ से स्कैटर होता है। इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन आता है ऐसे। तो आप जानते हैं कि ये 7 कलर जो होते हैं ना, 7 कलर में रेड सबसे ऊपर होता है, विबग्योर वाला जो कंसेप्ट, और नीचे जो सबसे कौन होगा, ये वाला वायलेट होगा। भी जो विबग्योर वाला कंसेप्ट आप जानते हैं, तो इसकी तरंगदैर्घ्य जो होती है सबसे कम होती है, लैम्डा जो होती है सबसे कम, और रेड का सबसे लैम्डा ज़्यादा होता है। तो इसीलिए जिसका ज़्यादा होगा उसका कम प्रकीर्णन होता है। तो ये प्रकाश का बिखराव आपका यहाँ पे आंसर था, और बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा होता है, इसी कारण से आसमान नीला दिखाई देता है। चलिए आगे चलते हैं। यहीं पे लिखा था, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती है सबसे कम होने के कारण इसका प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, जिससे आकाश नीला दिखाई देता है। समुद्र जल के नीला रंग होने का क्या कारण है, आपसे पूछ रहा, बताइए। समुद्र जल के नीला रंग होने का क्या कारण है? तो वही कारण है जो अभी हम लोग देखे हैं पिछले वाला, पानी द्वारा रोशनी का छितराव। ये थोड़ा सा हिंदी में स्कैटरिंग जो शब्द होता है अंग्रेजी में इसके लिए, स्कैटरिंग, पानी द्वारा रोशनी का बिखराव
या स्कैटरिंग। तो ये जो विबग्योर वाला जो देखते हैं, इसका जो लैम्डा जो है कम होता है तरंग दैर्घ्य, और इसका जो है ज़्यादा होता है। तो जिसका कम होता है उसका ज़्यादा बिखरा होता है। इसी कारण से पानी का रंग भी नीला दिखाई देता है। समुद्र जल के नीला रंग होने का क्या कारण है, ठीक है ना? तो ये पानी द्वारा रोशनी का स्कैटरिंग होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक है, बताइए। किसका सबसे ज़्यादा अधिक अपवर्तनांक है? तो सबसे ज़्यादा अधिक अपवर्तनांक होता है हीरा का। यही कारण है कि ये चमकता है। जब इसमें कोई प्रकाश इंटर कर जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है इसमें। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक जो होता है ये हीरे का होता है। हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक, और सबसे कम वायु का अपवर्तनांक होता है। जल का अपवर्तनांक कितना, कांच का अपवर्तनांक कितना? तो हीरे का 2.42 होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, बताइए। लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाएगा तो यह दिखाई पड़ता, किस कलर का दिखाई पड़ता, बताइए। लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तो यह दिखाई पड़ता है काला। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जब लाल गुलाब को एक नीले फिल्टर से देखा जाएगा तो गुलाब काला दिखाई देगा, क्योंकि नीला फिल्टर मात्र नीले प्रकाश को आगे जाने देगा, अन्य सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेगा। नीला फिल्टर, क्योंकि नीला फिल्टर मात्र नीले प्रकाश को आगे जाने देगा और अन्य सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये बहुत चर्चित क्वेश्चन है। 8 मिनट और 20 सेकंड लगता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नासा के अनुसार सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत उपयुक्त है, बताइए। ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत उपयुक्त है? तो ये जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर सिलिका से बनी पतली बेलनाकार नलिका है, तो जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इसमें प्रकाश ऊर्जा का किसी प्रकार क्षय नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बताइए। किसका तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है? तो विबग्योर। इसको याद रखिए, आपका हेल्प करता है ज़्यादा। तो आर का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा होता है। और इधर आएंगे तो कम होगा। तो अब देखिए आर तो दिया नहीं है, अब देखें क्या दिया इसमें।
ऑरेंज। तो नारंगी इसमें दिया हुआ है ना, रेड के बाद क्या आ रहा है, ऑरेंज ही तो आ रहा है, बाकी सब इससे कम ही है और इसका सबसे कम होता है। तो अगर विकल्प में रेड रहता तो रेड टिक किया जाता, लेकिन रेड नहीं है तो यहाँ पर ऑरेंज हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 विभिन्न रंगों का मिश्रण होता है। इसमें बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम और आवृत्ति अधिक होती है। तरंगदैर्घ्य सबसे कम और आवृत्ति सबसे अधिक होती है, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और आवृत्ति सबसे, लाल रंग के बाद नारंगी रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है। किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, बताइए। विबग्योर। तो यहाँ पर तो सीधे सीधे दिख रहा है, बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य जो है लैम्डा कम और यहाँ पर लैम्डा ज़्यादा होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक 7.5 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर। बैगनी रंग सबसे कम, जिसका मान 4 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर होती है। तो 4 से लेकर 7.5 के बीच में सब होते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है, बताइए। किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो सर्वाधिक ऊर्जा जो होगी किसमें होगी, ये आपको बताना है। तो इसमें जो है नीले रंग के प्रकाश में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। कैसे होती है, चलिए आगे देखते हैं। नीले रंग के प्रकाश में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। प्रकाश तरंग की ऊर्जा गणना सूत्र के आधार पर है। यहाँ एच जो है प्लांक नियतांक और एफ जो आवृत्ति है। नीले रंग के प्रकाश की आवृत्ति अन्य रंगों के प्रकाश की तुलना में अधिक होती है, अतः इसकी ऊर्जा भी अधिक होगी। ई बराबर एच एफ, जहाँ एफ क्या है, आवृत्ति है। तो आवृत्ति के सीधे अनुक्रमानुपाती होता है ऊर्जा। अच्छा प्रश्न है। निम्न में प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम से सबसे तेज गमन करता है, बताइए। निम्न में प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है, बताइए। तो कौन तेज गमन करता है? सबसे तेज लाल रंग का प्रकाश गमन करता है। यही कारण है कि जो रोड पर जो है सिग्नल जो है लाल रंग के होते हैं। प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है? तो लाल रंग का प्रकाश सबसे तेज गमन करता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश का लाल रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है। दृश्य प्रकाश के लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक, जबकि बैगनी रंग कम होता है। अतः अधिक तरंगदैर्घ्य होने के कारण लाल रंग का वेग जो है सर्वाधिक होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए, सोनोरस पदार्थ है। सोनोरस पदार्थ कौन सा है, बताइए। लोहा होता है पदार्थ, सोनोरस पदार्थ है तो ये लोहा होगा।
चलिए आगे चलते हैं। ध्वनि का अर्थ है जब धातुओं को पीटा जाता है तो उसमें से एक बजने की आवाज़ आती है। धातुओं में यह गुण इस कारण है कि उनकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत कम होती है। विद्युत ऋणात्मकता बहुत कम होती है। इलेक्ट्रॉन बंधन कम होता है। जब धातुओं को पीटा जाता है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से चलायमान हो जाते हैं और गतिज ऊर्जा पैदा होती है जो ध्वनि पैदा करने में खर्च होती है। लोहा धातु जो है, डी सही होगा, लोहा धातु है। धातु है, इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहते हैं और जो उसको ठोकर मारा जाता है तो वो चलने लगते हैं, फिर वही गतिज ऊर्जा जो ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। किस उद्देश्य के लिए पराश्रव्य तरंगों अल्ट्रासाउंड वेव का प्रयोग नहीं किया जाता है? किस लिए प्रयोग नहीं किया जाता है बताइए। तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग जो है चमगादड़ द्वारा अपने शिकार का पता लगाने, ये सही है। जलपोत द्वारा समुद्र तह की गहराई का ज्ञात करना, मानव शरीर के आंतरिक अंगों में दोषों का निदान करना, ये भी है। आकाशीय क्षेत्र में वायु का पता लगाने के लिए यहाँ पर नहीं किया जाता है। तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग जलपोत में होता है, आकाशीय पोत में नहीं होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चमगादड़ द्वारा शिकार का पता दोष का निदान करने के लिए किया जाता है, जबकि रडार का प्रयोग किया जाता है जो रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। तो वायुयान का जो पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होगी बताइए। तो श्रव्य ध्वनि जो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज जो होती है, इसके बीच में कौन आ रहा है बताइए। तो ये कम हो गया, ये 50,000 हो गया, ये भी हो गया, ज़्यादा हो गया। तो 100 हर्ट्ज जो होगा आपको ध्वनि सुनाई देगी। मनुष्य में ध्वनि की श्रव्यता का विस्तार लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। अपश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 से कम, 20 हर्ट्ज से कम तथा पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति जो है अधिक होती है। अपश्रव्य तथा पराश्रव्य ध्वनियाँ सामान्य मनुष्य के श्रवण क्षमता से परे होती हैं। हम केवल श्रव्य को ही सुन सकते हैं। श्रव्य की जो आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। चलिए आगे चलते हैं। ध्वनि निम्न में से किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है बताइए। तो ध्वनि जो है निर्वात से यात्रा नहीं कर सकती है। VACEUM, ये जो होगा VACEU होता है, ऐसे कुछ होता है, इसको देखेंगे। तो अगर निर्वात से ध्वनि यात्रा कर पाती तो सूर्य में या आकाशीय पिंडों के बीच जो ध्वनि होती है उसको हम सुन पाते हैं। यही कारण है कि हम नहीं सुन पाते हैं। तो ध्वनि जो है निर्वात से यात्रा नहीं कर सकती है। ध्वनि ऊर्जा का वह रूप है जो श्रवण की संवेदना पैदा करती है या तरंगों के रूप में गमन करती है। ध्वनि जिस पदार्थ से होकर गुजरती है उसे माध्यम कहते हैं। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि की गति ठोस में सर्वाधिक होती है या निर्वात में गमन नहीं कर सकती। अलग अलग माध्यम में ध्वनिक चाल अलग होती है। कुछ माध्यम ध्वनिक चाल निम्नवत है, ठीक है ना।
तो इसमें देख रहे हैं कि लोहा में सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक है। जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की चाल 331 मीटर प्रति सेकंड, इसको 330 भी कहते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ध्वनि किस माध्यम से गमन नहीं कर सकती? अभी हम लोग देखे हैं किस माध्यम से गमन नहीं कर सकती, निर्वात से नहीं कर सकती है। वैक्यूम से। ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारत्व को तय करती है? बताइए, तारत्व को कौन तय करता है? आवृत्ति। तारत्व को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पिच कहते हैं, पिच। महिलाओं की पिच ज़्यादा होती है, इसीलिए महिलाओं की ध्वनि टन टन सुनाई देती है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। तारत्व तय होता है आवृत्ति से, फ्रीक्वेंसी से। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं क्योंकि उनके संचरण के लिए माध्यम ठोस द्रवग्रस की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगों का विश्लेषण उसके आयाम तथा आवृत्ति के आधार पर किया जा सकता है। ध्वनि की तीव्रता, लाउडनेस, उसके आयाम पर, जबकि तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है, ठीक ना। तो पुरुष की लाउडनेस ज़्यादा होती है, लाउडनेस जो हो गई उसके आयाम पर, और जबकि पिच जो हो गई, पिच उसके आवृत्ति पर डिपेंड करता है। इसीलिए पुरुष की आवाज़ में लाउडनेस ज़्यादा होती है और महिलाओं में पिच ज़्यादा होती है। चलिए आगे चलते हैं। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है? बताइए, ध्वनि तीव्रता किससे मापी जाती है? ध्वनि तीव्रता जो है डेसिबल में मापी जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। लाउडनेस थी और पिच था फ्रीक्वेंसी से। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ध्वनि तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। अब बताइए, ये पूछा जा रहा है आपसे कि कितना कितना होता है। किस कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? बताइए। तो ये जो है 90 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। कृषि कार्य में, लेकिन सामान्यतः यह 90 से 100 डेसिबल के बीच रहती है। 90 से 100 डेसिबल के बीच रहती है। दीवार से एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी क्या है? ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। 17.2 मीटर होता है। प्रतिध्वनि आप समझते हैं, जैसे एक कमरे में आप खड़े हैं और आप यहाँ पर खड़े होकर के बोल रहे हैं, तो अगर ये ध्वनि गूंजने वाली आवाज़ सुनते हैं ना, तो 17.2 होगी तो आपको क्या सुनाई देगा? गूंज सुनाई देगी। दीवार से एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी 17.2 मीटर होती है। न्यूनतम याद रखिएगा, न्यूनतम। जब कोई ध्वनि होती है तो उसकी संवेदना हमारे दिमाग में 1/10 सेकेंड तक बनी रहती है।
1 सेकेंड का 10वां भाग। मनुष्य का कान केवल उन्हीं दो ध्वनियों के बीच विभेद कर सकता है जो उसे न्यूनतम 1/10 सेकेंड के समांतराल पर सुनाई दें। अतः प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए आवश्यक है कि किसी स्रोत से उत्पन्न ध्वनि आगे जाकर किसी वस्तु से टकराकर कम से कम 1/10 सेकेंड में स्रोत के पास लौटे। 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वायु में ध्वनि का वेग जो है 344 मीटर प्रति सेकेंड होता है। 1/10 सेकेंड में ध्वनि द्वारा चली गई न्यूनतम दूरी कितनी होगी? 34.2 मीटर होगी। अतः प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक ध्वनि से स्रोत की न्यूनतम दूरी इसका आधा 17.2 मीटर लगभग 17 मीटर होती है। तो यहाँ से जाकर आकर के 34.4 होना चाहिए मीटर। प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? अभी हम लोग देखे हैं कितनी दूरी होनी चाहिए? 17.2 अर्थात 17 मीटर। वायु में स्रोत और परावर्तक के बीच लगभग न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए ताकि प्रतिध्वनि सुना जा सके? 17.2 मीटर। देख रहे हैं ना, खूब पूछ रहा है, तो इस प्रश्न को आप गलत ना करेंगे। यहाँ पर ध्वनि की चाल जो है 344 मीटर प्रति सेकेंड लेता है और 1/10 सेकेंड में दूरी निकालता है जो आती है 34.4 मीटर और इसका आधा कर देता है 17.2 मीटर हो जाती है। ऐसे निकालता है। एक ध्वनि तरंग का वेग 700 मीटर प्रति सेकेंड है और तरंगदैर्घ्य जो है 35 सेंटीमीटर है। ध्वनि की आवृत्ति की गणना करें। बताइए, ये क्वेश्चन है। तो होता है v=n लैम्डा, ये फार्मूला है। तो यहाँ पर n जो आवृत्ति होती है, तो देखिए ये मीटर प्रति सेकेंड में है, ये सेंटीमीटर में है, तो कैसे निकालेंगे बताइए। तो चाल दिया यहाँ पर 700 मीटर और n निकालना है और लैम्डा जो है ये 35 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदल दीजिए। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 700 × 100/35। तो 35 दूना 70 कितना होगा बताइए? 2000 हर्ट्ज हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। v=n लैम्डा होता है, जहाँ n आवृत्ति है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ऐसे निकालेंगे, यह आ गया n बराबर 2000 हर्ट्ज। अब आ गया चालकता। तो बताइए दोस्तों, इसमें क्या कह रहे हैं? फिर से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का नहीं? भैया आपके घर में आयरन तो होगा ना, प्रेस जिसको कहते हैं आप लोग, आयरन, इसको अंग्रेजी में आयरन ही कहते हैं, ऐसे हिंदी में कहते हैं प्रेस, जिससे आप कपड़ा प्रेस करते हैं। तो कपड़ा प्रेस करते हैं तो जो नीचे की तली होती है जो आपके कपड़े को प्रेस करती है, बिजली का क्या होती है? कुचालक होती है, और ताप का सुचालक होती है। और किसकी बनी होती है? अभ्रक की बनी होती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अभ्रक एक महत्वपूर्ण गैर धात्विक खनिज है। यह बिजली का कुचालक
ताप का सुचालक है। इसका उपयोग मुख्यतः विद्युत उद्योग में किया जाता है क्योंकि इसमें विद्युत रोधन क्षमता अधिक होती है, बिजली को रोकती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कौन सी धातु ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा? वही अभी जो देखे हैं अभ्रक, ताप का सुचालक। कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? बिजली का पूछ लिया, बताइए। तो पानी में जब नमक मिलाया जाता है तो उसमें विद्युत की चालकता बढ़ती है। आप याद करेंगे तो कभी कभी घर पर आपके अर्थ नहीं आता था, तो जहाँ पर अर्थ होता है यहाँ पर नमक और पानी डालते हैं लोग। तो समुद्री जल जो है बिजली का सर्वोत्तम चालक है। समुद्री जल में विभिन्न प्रकार के लवण घुले रहते हैं जो कि विद्युत प्रवाहित करने पर धनायन और ऋणायन में टूटकर विद्युत प्रवाह में मददगार होते हैं। अतः समुद्री जल उपयुक्त सभी जलों में विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। आश्रित जल में अशुद्धियाँ एवं घुलनशील लवण नहीं होते हैं, अतः ये बुरे विद्युत चालक होते हैं। आश्रित जल में इसको डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं अंग्रेजी में, डिस्टिल्ड। अशुद्धियाँ एवं घुलनशील लवण नहीं होते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कार्बन का वह अपरूप जो विद्युत व ऊष्मा का सुचालक है तथा उत्तम लुब्रिकेंट है, बताइए। ये विद्युत और ऊष्मा दोनों का सुचालक है। क्या होता है? और लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट का मतलब कि जो क्या करता है, लुब्रिकेंट का मतलब कि जो घर्षण को कम करता है। तो ये ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट जो है विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है तथा उत्तम लुब्रिकेंट भी है। चलिए आगे चलते हैं। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं। ग्रेफाइट विद्युत व ऊष्मा का सुचालक और उत्तम लुब्रिकेंट स्नेहक है। ग्रेफाइट का उपयोग शुष्क सेलों में और विद्युत उपघटन क्रिया में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। नाभिकीय भौतिक। एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं, बताइए। आप जानते हैं कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगाते रहते हैं। वो कौन सा बल है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रहता है, ये आपसे पूछ रहा है, बताइए। तो ये होता है प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नहीं, प्रबल नाभिकीय बल। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन को बांधने वाले प्रबल बल को प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। प्रबल नाभिकीय बल सभी मूल बलों में प्रबल होता है। प्रबल नाभिकीय बल सभी मूल बलों में प्रबल होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत की पहली नाभिकीय पनडुब्बी INS अरिहंत में स्थित नौसेना जहाज का निर्माण केंद्र पर बनाई गई थी। कहाँ पर बनाई गई थी, बताइए। ये विशाखापट्टनम में। यहाँ पर पनडुब्बियों का और इन सब चीज़ का निर्माण होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो। भारत की पहली नाभिकीय पनडुब्बी INS अरिहंत विशाखापट्टनम में स्थित नौसेना जहाज निर्माण केंद्र पर बनाई गई थी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः किस तत्व का उपयोग किया जाता है, बताइए। परमाणु बम में किसका प्रयोग किया जाता है?
तो परमाणु बम में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो परमाणु बम में जो है यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय विघटन पर आधारित है, जिसमें एक भारी नाभिक न्यूट्रॉनों की बमबारी से अपेक्षाकृत हल्के रेडियोएक्टिव नाभिकों में टूटता है। चलिए आगे चलते हैं। और द्रव्यमान की यह क्षति ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है, बताइए कौन सा है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है, तो ये है अप्सरा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। 1956 में मुंबई महाराष्ट्र के निकट भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में हुआ था प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर। होमी भाभा ने तैयार किया था इसे। पूर्ण भारतीय वर्ष में बार्क ने अपनी स्थापना की गोल्डन जुबली मनाई। तो गोल्डन जुबली कितने वर्ष में? 50 वर्ष में। ये भी पूछा जाता है, अलग अलग पूछा जाता है। तो गोल्डन जुबली जो है 50 वर्ष में। और प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर भारत का अप्सरा 1956 में बनाया गया था। प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है, बताइए कौन है। तो ये वही है अप्सरा आपका, जो 1956 में बना था, ट्राम्बे मुंबई। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए विद्युत धारा वाला चैप्टर आ गया। फ्यूज एक विद्युत परिपथ की सुरक्षा निम्नलिखित में से किससे करता है। आप जानते हैं कि फ्यूज लगाया जाता है विद्युत परिपथ में, तो ओवरलोडिंग से। ये आपका तार है, यहाँ पर आपका फ्यूज लगा होता है, और यहाँ पर मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, इधर से बिजली आ रही है, ठीक है ना। तो आप जब यहाँ पर एक ऐसे हल्का लगा रहता है, जुड़ा रहता है दोनों से, तो जब ज़्यादा लोड होगा इधर, तो यहाँ से क्या होगा, कट जाएगा। तो फ्यूज एक विद्युत परिपथ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सुरक्षा में किससे करता है, तो ओवरलोडिंग से करता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फ्यूज एक विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट की सुरक्षा। फ्यूज के तार का गलनांक बहुत कम होता है। जब परिपथ में अति भारण लघु पथन के कारण अधिक धारा प्रवाहित होती है, तब फ्यूज तार गर्म होकर पिघल जाता है और धारा प्रवाहित होना बंद होती है, जिसके कारण परिपथ से जुड़े उपकरण खराब होने से क्या होते हैं, बच जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए। ट्रांसफार्मर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको बताना है। तो ट्रांसफार्मर जो है ये दोनों पर काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण और पारस्परिक प्रेरण ये दोनों पर काम करता है, इसलिए यहाँ पर बी एंड सी दोनों ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। स्टार करके आंसर दिया है। ट्रांसफार्मर पारस्परिक प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन तथा विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर का मुख्य उपयोग निम्न वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा को, एसी करंट को
उच्च विभव की प्रत्यावर्ती धारा में तथा उच्च विभव की प्रत्यावर्ती धारा को निम्न विभव की प्रत्यावर्ती धारा में बदलने हेतु किया जाता है। यूपी ट्रिपल ने उत्तर प्रथम इस प्रश्न का पूर्ण अंक प्रदान किया था, सबको दिया था भैया, जब गलत उत्तर देगा तो सबको तो अंक देना ही पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। एक निष्क्रिय टर्मिनल का विद्युत घटक है जो सर्किट तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोध लागू करता है। बताइए विद्युत प्रतिरोध क्या लागू करता है? प्रतिरोधक बढ़ाता है। एक प्रतिरोधक रजिस्टर जो होता है रजिस्टर ही प्रतिरोध उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। प्रतिरोधक एक निष्क्रिय टर्मिनल विद्युत घटक है जो परिपथ में तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोध लागू करता है। इसका उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह को कम करने, संकेतकों के स्तर को समायोजित करने में किया जाता है। धारा के प्रवाह को कम करने, संकेतकों के स्तर को समायोजित करने में किया जाता है। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों। एक साधारण उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट में वियोजित करने या इसे पूरा करने के लिए किया जाता है। किसको पूरा करने के लिए? स्विच का। स्विच क्या करता है? जैसे मान लीजिए कि ये दो परिपथ हैं और ऐसे स्विच लगा रहता है। जब इसको आप दबा देते हैं तो ऑन हो जाता है और फिर इसको दबा देते हैं तो ऑफ हो जाता है। तो स्विच जो है हटाने या जोड़ने का काम करता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। स्विच अथवा कुंजी का प्रयोग किसी विद्युत परिपथ को वियोजित करने अथवा पूरा करने के लिए किया जाता है। ये है स्विच। बैटरी हो गई, स्विच को ऐसे सटा देते हैं तो बल्ब जल जाता है, फिर हटा देते तो बुझ जाता है। आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित जी प्रणाम सर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है आज का ये होमवर्क रहेगा, फिर हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।